Hello everyone, most welcome to your own channel right on DSSSB TGT मैथमेटिक्स। तो लीजिए आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं DSSSB के लिए और अच्छा खासा टाइम हो चुका है कि आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि यस अब वो समय आ गया है जब हमें बहुत सारी मेहनत करनी है और अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे एज अ थंबनेल और स्लाइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने वैकेंसीज की नंबरिंग लिखी है 1119। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथ की वैकेंसीज हैं। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं टोटल विद अदर सब्जेक्ट टीजीटी के लिए वो 5000 प्लस हैं। सो अपने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ज़रूर उसकी तैयारी शुरू कर दें। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको इस वीडियो में सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आज हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस कौन सा है। सबसे बड़ी बात वो मिलेगा कहाँ पे। सेकेंड थिंग कट ऑफ का एस्टिमेट क्या हो सकता है। जो भी बातें होगी वो इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स कंटिन्यू विद टुडेस टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि जैसे पंजाब में मास्टर कैडर होता है वैसे ही दिल्ली में DSSS भी होता है। सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और उससे पहले आज के टॉपिक्स। सो आज के टॉपिक्स कौन से हैं, आज का एजेंडा क्या रहेगा, वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। जिन साथियों को नहीं पता कि DSSS है क्या, उन्हें इस वीडियो से बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न जो कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूज करता है, बट डोंट वरी, आज पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई भी क्वेश्चन ना बचे। जो साथी पहली बार DSSS का एग्जाम देने जाते हैं वो पसीने छूट जाते हैं उनके, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड में होता है और बहुत सारी बातें हैं देखेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसका इंतजार रिजल्ट के बाद, एग्जाम देने के बाद सबको रहता है, कट ऑफ क्या हो सकती है। सो लेट्स कंटिन्यू। लीजिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कि DSSS होता क्या है। आप सभी पंजाब से हो, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आप पंजाब के हो। मैं खुद पंजाबी हूँ जिस जहाँ, और हम यहाँ पे मास्टर कैडर की तैयारी करते हैं। जैसे आप पंजाब में गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए मास्टर कैडर एग्जाम को क्रैक करते हैं, सिमिलरली इन दिल्ली वहाँ पे DSSS कहा जाता है। वहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर लग सकते हो DSSS का एग्जाम क्रैक करने के बाद। सिंपल। सो DSSS TGT मतलब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, PGT और TGT। हमारा मास्टर कैडर TGT है और अगर हम लेक्चर कैडर की बात करें तो वो PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। सो यहाँ पे हम TGT की बात कर रहे हैं, मतलब 10th तक की जो क्लासेस होंगी उनको आप अच्छे से मैथ पढ़ाएंगे। दूसरी बात, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारी जो वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा कि मैथ की टोटल इतनी वैकेंसीज आपको टीजीटी में देखने को मिली हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, मैम क्या सारी की सारी वैकेंसीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर इज अ सॉरी एंड देयर इज अ नो। द रीजन बिहाइंड यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज सिर्फ मेल फिल कर सकते हैं और कुछ वैकेंसीज सिर्फ फीमेल फिल कर सकते हैं एंड कुछ वैकेंसीज दोनों फिल कर सकते हैं और तीनों के अलग अलग नंबर्स हैं। मतलब जो वैकेंसीज ओनली मेल फिल कर सकते हैं उनकी टोटल नंबरिंग है 540। तो 540 वैकेंसीज टीजीटी मेल के लिए है और 568 जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल टीजीटी के लिए हैं। और जो दोनों फिल कर सकते हैं वो है 11 वैकेंसीज। और ये वो वाला एरिया है यहाँ पे हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं। तो अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं तो उस एरिया की 11 वैकेंसीज आपको दिखाई गई है। क्लियर। और आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो लेट्स, इंट्रोडक्शन हो चुकी है, टीजीटी 2024 आ चुका है, तैयारी शुरू कर दीजिए एंड देखते हैं आगे के टॉपिक्स। सबसे बड़ी बात दैट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले मैम हमारे पास क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे हम ये कह सके कि मेरे पास ग्रेजुएशन है, जब मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने सीटेट क्वालिफाई पेपर 1 किया है, पेपर 2 किया है, क्या मैं DSSS टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो हम आपको बता दें, सबसे बहुत ज्यादा जरूरी बात कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन है वो मैथ के साथ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथ सब्जेक्ट।
अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टीजीटी की बात कर रहे हो तो उसके उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सो मैथ के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सॉरी विद मैथ। ठीक है। अब क्वेश्चन रेज होता है मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। मिनिमम यू हैव 45% मार्क्स। कम से कम 45% मार्क्स आपके मैथ्स विद मेन सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। जैसे हम यहाँ पे पीएस टेट के बिना मास्टर कैडर पंजाब में नहीं दे सकते, सिमिलरली अगर आपका सी टेट पेपर 2, क्योंकि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 2 को फिल करते हैं, अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्रैक नहीं है, आपने उसको क्लियर नहीं किया हुआ, देन सॉरी टू से आप एलिजिबल नहीं हो। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ में और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि जो सीटेट पेपर 2 है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। सो ये बात ऑलरेडी सबको पता है कि जो भी जनरल कैटेगरी के साथी हैं उनके 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 90 और 90 प्लस मार्क्स हैं तो मतलब आपका सीटेट क्वालिफाई है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दिया था तो वहां पे मेरे पास भी ये क्वेश्चन मार्क आया था कि अदर स्टेट के जो ओबीसी होते हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं। सो आई वांट टू क्लियर दैट उनके लिए पासिंग मार्क्स 90 ही है। और जब अगर आप बात करें दिल्ली की, कि जो दिल्ली के साथी और ओबीसी हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, ओबीसी के लिए उनके लिए 82 और 82 से ज्यादा है। समझ में आया कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो सीटेट है वो 90 प्लस मार्क्स से कंप्लीटली क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। समझ आया, क्लियर है। और सिमिलरली एस सी एस टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस सी एस टी में आपके 82 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि हाँ जी जो मेरा सीटेट है वो क्लियर है। ठीक है। और एक और बात, अगर आप बीएड करके बैठे हो तब तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो 110%। इसके अलावा अगर आप डीएलडी करके बैठे हो तब भी आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट अबाउट द एग्जाम पैटर्न। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मैम अभी अभी आपने बताया कि एग्जाम पैटर्न तो कंफ्यूज कर देता है, कुछ कंफ्यूज नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। देखिए आपके एग्जाम के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा पार्ट ए और दूसरा हिस्सा होगा पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी, और ये दोनों पार्ट को मिलाकर टोटल आपके पास 200 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं कि पहले पार्ट में, जिसको हम जनरल एग्जाम बोलते हैं, तो जनरल एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जनरल अवेयरनेस, ठीक है जी। रीजनिंग, रीजनिंग करने के बाद आप कहेंगे यहाँ पे हमारे पास मैथ है, हमारे पास इंग्लिश है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हिंदी है। तो यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट, हर एक जो सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स को कवर करेगा। 20 मार्क्स को कवर करने के बाद आपका पहला पेपर हो जाता है टोटल 100 मार्क्स का, जिसको जनरल एग्जाम भी बोला जाता है। तो मतलब जो पार्ट ए है वो पूरा का पूरा हाफ एग्जाम हाफ मार्क्स को कवर करता है। तो यहाँ पे मैम कंफ्यूजन क्या है, आप तो कह रहे थे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ है कि जब आपने एग्जाम, पहली बात तो जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। नंबर 1, ऑनलाइन मोड में होगा मतलब कंप्यूटर पे होगा। ठीक है। दूसरी बात, जब तक आप अपना फर्स्ट, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जब तक आप अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं कर लेते, 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर लेते और उसको सबमिट नहीं कर देते, कंप्लीट करने के बाद सबमिट नहीं कर देते, आप सेकंड पार्ट मतलब रीजनिंग पर नहीं जा सकते। यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट पार्ट। आप उसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो, वो टोटली आपका कॉल है। 20 क्वेश्चंस है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना सीधा ही सबमिट करके सेकंड पार्ट पे आ जाते हो तो वापस आप इसको ओपन नहीं कर सकते, वापस आप इसको ओपन करके सॉल्व नहीं कर सकते। समटाइम क्या होता है पता नहीं चलता, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं
उस फ्लो में हम लोग सबमिट कर देते हैं और पिछले क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आप इस पे आधा घंटा लगा रहे हो तो भी वो आपका कॉल है, क्योंकि अगर आप आधा घंटा इस पे लगा रहे हो देन यू हैव टू रिमेम्बर कि आपके आगे 4 पार्ट्स भी पड़े हैं और प्लस आपका सेकंड पार्ट भी पड़ा है, पार्ट बी भी पड़ा है, जिसमें अनदर 100 क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? सो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आप सेकंड पार्ट को खोल सकते हो। सेकंड पार्ट में आप 20 क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हो, देयर इज नो डाउट। रीजनिंग के आपने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद फोर्थ अटेम्प्ट किया, फोर्थ के बाद आपने सेकंड किया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जब आप अगला पार्ट सॉल्व करना चाहोगे देन यू हैव टू सबमिट योर रीजनिंग, और उसके बाद दोबारा आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सबमिट जस्ट नहीं कर सकते, उसको आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व होता है? सिमिलरली जो पार्ट बी है उसमें क्या आएगा? उसमें आपका आएगा मैथ। मैथ मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और जिनका कोई अनदर सब्जेक्ट है उनके लिए वो रहने वाला है, प्लस पेडागोजी। ये दोनों मिलाकर आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 100 क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पे भी सेम ही चीज फॉलो होगी, अकॉर्डिंग टू 20 क्वेश्चंस यहाँ पे भी सेम ही चीज फॉलो होगी। यू हैव टू कंप्लीट फर्स्टली फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वही बात। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक बात बहुत समझनी जरूरी है। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लगता है आई एम 110% श्योर कि इसका आंसर यही आएगा, तो वहां पे आप करो, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक इस एक पेपर का पासिंग होना कंपल्सरी था। दोबारा बता रही हूँ, अभी तक इस एक पेपर का पासिंग होना कंपल्सरी था। जब तक आप पेपर 1 को पास नहीं कर लेते, आई थॉट सो मिनिमम 50 और 60% कुछ था, और जब तक आप उसको कंप्लीटली पास नहीं कर सकते, अगर आप फर्स्ट एग्जाम में फेल हो, दोबारा बोल देती हूँ, अगर आप फर्स्ट एग्जाम में फेल हो और सेकंड एग्जाम में पास हो तो आप फेल ही हो। और अगर आप फर्स्ट एग्जाम में पास हो तभी यू कैन से दैट कि मेरा सेकंड एग्जाम चेक होगा। ये पहले होता था, करंटली ऐसा कुछ नहीं है। करंटली जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो टोटल दोनों पेपर को मिलाकर बनेगी। ये जो पासिंग वाली रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दी गई है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। सो अच्छा खासा यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका जो बहुत बड़ा वाला डर है कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता है कि अच्छा पेपर नहीं हुआ पेपर 1, बट पेपर 2 मेरे को आता था, तो वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो साथी हैं वो रह जाते हैं, तो उनके लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। आप दोनों को टोटल मिलाकर ही कट ऑफ बनती है और उनके अकॉर्डिंग ही जो आगे जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, सो ये सारी बातें थी एग्जाम पैटर्न में। आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न की बात। सो एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए आप कह सकते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। गो थ्रू द फॉर्मूलाज एवरी डे। जब आप तैयारी कर रहे हो स्पेशली मैथ्स की, व्हेन यू नो कि मुझे तो भाई सब कुछ करना पड़ेगा, अब मैथ्स है, ग्रेजुएशन तक का एग्जाम है, तो आई हैव टू डू एवरीथिंग। तो जो फॉर्मूलाज हैं उनसे रेगुलरली थ्रू हुए। फॉर एग्जाम्पल आपने लोग की सारी प्रॉपर्टीज लिख ली, फॉर एग्जाम्पल आपने लोग के सारे फॉर्मूलाज लिख लिए, सो इनको एक बार लिख के याद करके छोड़े नहीं, रेगुलर इनको रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरी डे। हर एक नई तरह का क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करें, ताकि अच्छे से आपके जो, क्योंकि मैथ किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मैथ में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप कह पाओगे कि यस। अगर आपने एमसीक्यूज जल्दी जल्दी करने हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। समझे? सो लेट्स कंटिन्यू विद द सिलेबस। अब क्वेश्चन रेस होता है, मैम ये सारा कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे सिलेबस क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस की बात 6th क्लास के मैथ को उठाएं, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अभी तक क्या हो रहा था, 6 से लेकर
12th तक का जो मैथ है उससे आपका अच्छा खासा जो एग्जाम है वो कवर किया जाता था। ठीक है, मतलब जो मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जनरल पेपर का तो मैं बता दूंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, ओनली पार्ट बी। ठीक है, तो 6 से 12 तक का ये होता था। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 12 से आगे कुछ नहीं है, अच्छा खासा पेपर आता था। बट लास्ट टाइम क्या हुआ, ग्रेजुएशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो हम रिस्क क्यों लें? तो हमें अब क्या करना है, 6 से लेके ग्रेजुएशन तक के सारे मैथ्स स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं। इतना सारा सिलेबस देखने में इतना सारा है। जो पंजाब के मास्टर कैडर की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इसको जरूर फिल करना। ओपन हो चुके आप ऑनलाइन फॉर्म, मार्च तक है। ठीक है, तो उसको जरूर फिल करना। सेकेंड थिंग, मैम ये सब कुछ तो ठीक है, पेपर ए का भी बता दो, पार्ट ए का भी बता दो कि वहां पे क्या करना है। तो पार्ट ए में 10th तक का सारा सिलेबस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो देर इज रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होगी, मैथ्स के क्वांटिटेटिव एग्जाम टू क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस हो गई, हिंदी होगी। तो यहाँ पे अच्छे खासे 10th लेवल तक के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। मैम इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है? बिल्कुल नहीं। डी ट्रिपल एस बी ने आज तक कभी भी ऑफिशियल सिलेबस शेयर नहीं किया, समझे। इसीलिए तो प्रीवियस एग्जाम में पता ही नहीं चला था कि ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चंस डाल दिए, पर इससे पहले तो कभी आए नहीं। तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमें एग्जाम कोई पूछ के नहीं बनाएगा कि आप बताइए सर 12 तक बनाया जाए ग्रेजुएशन तक। तो मतलब हमें 6 से लेके ग्रेजुएशन तक का मैथ करना है, और पेपर 1 के लिए 10th लेवल तक का सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो ये तो आपका सिलेबस है। जो साथी पंजाबी समझने में अच्छे खासे समझदार हैं, वो कुछ ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मास्टर कैडर के नाम से आपको वीडियोस मिलेंगी। खैर आई विल ट्राई माई बेस्ट के डी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग आई विल स्टार्ट द टॉपिक। बट तब तक मास्टर कैडर के नाम से आपको अच्छी खासी प्लेलिस्ट मिलेगी और अच्छे खासे टॉपिक्स मिलेंगे। जस्ट डू दिस। डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत सिमिलर और बहुत सेम है टॉपिक्स। एमसीक्यूज मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस मिल जाएगा, अगर आप पंजाबी समझ सकते हैं तो। अगर नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और उसके अकॉर्डिंग हम भी स्टार्ट कर लेंगे हिंदी में भी। ठीक है, सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट विल बी द कट ऑफ। अब जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक ये कहना तो एक नंबर की मतलब बेवकूफी होगी, क्योंकि एग्जाम इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा ये टोटली डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। पर एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। 2021 में क्या हुआ था, जो मेल की कट ऑफ है वो 92 गई थी, और जो फीमेल की कट ऑफ है वो 102 गई थी। तो एक एस्टिमेट में आपको बता रही हूँ कि जो मेल टीजीटी की कट ऑफ है और जो फीमेल टीजीटी की कट ऑफ है, पहली बात तो इन दोनों में ही 10 नंबर का फर्क है। लड़कियां बाजी मार गई। अब हम बात करें कि अब 2024 में क्या होगा। तो 2024 में आप नंबर्स बढ़ा के चलें। इसका रीजन क्या है, आप 10 नंबर बढ़ा के या 15 नंबर बढ़ा के चलें कि हाँ जी इतनी तो कट ऑफ आएगी, इससे ज्यादा आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 92 का टारगेट लेके चलूंगा तो आप गलत हो। आपको मिनिमम 120 का टारगेट लेके चलना है, तब कहीं जाकर आपके 101 110 नंबर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, समझे। तो ये 2024 का एक एस्टिमेट है, बाकी टोटल एग्जाम पे ऊपर डिपेंड करता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस समय जो वैकेंसीज थी उसका हाफ होकर 2024 में आई है। तो कट ऑफ तो ज्यादा होगा क्योंकि वैकेंसीज 2021 के कंपैरेटिवली कम है। एक ये रीजन हो गया कट ऑफ ज्यादा होने का। दूसरा, एज वी नो टाइम के साथ साथ कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, समझे। सो ये सारी बातें आज हमने की। आज हमने समझा कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अकॉर्डिंग, मेहनत करके हम अच्छा खासा जो है वो अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जरूर कमेंट करें,
और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस, डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर डी ट्रिपल एस के बी के लिए मैराथन क्लासेस आप चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप पंजाबी समझने के एबल हैं तो बस कुछ ना करें, स्टार्ट कर दें तैयारी इस चैनल से, सब कुछ सिमिलर है। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग from right on. Take care.